जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि कोविड-19 ने हिंदुस्तान में एक बार फिर से अपने पांव को पसारा है और इस बार अपने पांव को नहीं, अपने पूरे शरीर को पसार दिया है। हिंदुस्तान के कई सारे हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी नज़र आ रही है। ऑक्सीजन को लेकर मारामारी चल रही है। सवाल ये उठता है कि वो कोरोना वायरस 2020 में आया, उस दौर में हमारे देश में ऑक्सीजन की इतनी कमी तो नहीं पड़ी, तो फिर अचानक से हिंदुस्तान में ऑक्सीजन की इतनी कमी क्यों पड़ गई? क्या हिंदुस्तान के पास ऑक्सीजन, सफिशिएंट ऑक्सीजन जितनी ज़रूरत है उसको प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं है? क्या सरकार फेल हो गई? ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में रोल क्या है? ऑक्सीजन बनता कैसे है? और भी कई सारे मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए। निकल पड़ते हैं दोस्तों। देखिए, हम लोगों की बॉडी में एक तरह का रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी में लंग्स होता है जिसको फेफड़ा कहते हैं। सारा रोल उसका होता है। अगर एक नॉर्मल इंसान, अगर एक हेल्दी इंसान जब सांस को लेता है, जब आप हवा अपनी नाक से अंदर खींचते हैं, तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि हवाओं में कई तरह की गैसेस होती हैं। कई तरह के गैसेस होते हैं, कई तरह के पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर कोई नॉर्मल इंसान, अगर कोई हेल्दी इंसान हवाओं को जब इनहेल करता है तो कई सारे जो गैसेस होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, मॉइस्चर होते हैं, इनको रिमूव कर कर जो ताज़ी हवा है वो हमारे लंग्स के अंदर जाती है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या कह सकते हैं अगर कोई मरीज है, वो कोविड-19 का मरीज भी हो सकता है, ठीक है, तो होता क्या है कि उसका ये जो फेफड़ा है ना, उस फेफड़े में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो सफिशिएंट ऑक्सीजन को इनहेल कर सके, खींच पाए। देखिए, असल में होता क्या है कि हम लोग ऑक्सीजन जब हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो कुछ लोग होते हैं तो जल्दी 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 सांस लेते हैं। वो भी एक तरह का गलत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी पर ऑक्सीजन और हमेशा जो सांस होती है वो डीप लेनी चाहिए ताकि पूरे लंग्स तक ये ऑक्सीजन पहुंचे, अदरवाइज दिक्कत होती है। तो जो इंसान पेशेंट होता है कोविड-19 का, या मान लीजिए किसी सांस की बीमारी का पेशेंट है या एज़मा का पेशेंट है, तो दिक्कत ये होती है कि वो, उसका जो लंग्स होता है वो इतना, उसकी लंग्स की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर को इनहेल कर पाए। और यहीं पर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, खासकर मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, WHO ने इसीलिए इस मेडिकल ऑक्सीजन को अर्जेंट मेडिकल नीड की कैटेगरी में डाला है। ऐसा नहीं है कि मेडिकल ऑक्सीजन आपको मुंह उठाकर कहीं भी मिल जाएगा। मेडिकल ऑक्सीजन आपको तभी मिलेगा जब आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करेगा कि हाँ, इस इंसान को मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसके लंग्स में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये इनहेल कर सके। तो कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनके साथ भी यही दिक्कत आ रही है कि उनके लंग्स में वो स्ट्रेंथ नहीं बच रही है कि वो जो हवाओं में, वातावरणों में ऑक्सीजन है, उनसे ऑक्सीजन इनहेल कर कर अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पाए। अच्छा, अब एक सवाल है कि हमारे देश में या मेनली ऑक्सीजन बनता कैसे है? देखिए, ऑक्सीजन बनने का ना ये पूरा का पूरा प्रक्रिया है जिसको कहते हैं क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस। हमारे हवा में, आप लोगों को पता है, वातावरण में करीब करीब 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, और ये ग्रीन जो मॉलिक्यूल्स हैं ये नाइट्रोजन के हैं। 21% ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो ब्लू मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके ऑक्सीजन के हैं, और 1% करीब करीब मान लीजिए आर्गन है। ग्रे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके आर्गन के हैं। आर्गन बहुत कम मात्रा में है। असल में होता क्या है कि सबसे पहले वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसको इंट्रैप किया जाता है, उसको इनटेक किया जाता है, ठीक है, पहला स्टेप। उसके बाद उसको प्रिलिमिनरी थोड़ा सा प्यूरिफाई करते हैं ताकि जितने भी डस्ट पार्टिकल वगैरह हैं उनको रिमूव किया जा सके। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, इन हवाओं को जिनमें आपका ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन का मिक्सचर है, उसको कंप्रेस करते हैं एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, ठीक है, और उसके बाद उसकी कूलिंग करते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं, हर गैस की एक पर्टिकुलर प्रेशर पर अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होती है, और इसी अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के कारण हवाओं में जो घुले हुए सारे के सारे गैसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि प्रिलिमिनरी कूलिंग करने के बाद
ये कहाँ पर गए, ये आपका डिस्टिलेशन चैम्बर में गए। वहाँ पर इन्हें अलग अलग किया जाता है, क्योंकि जैसे ही आप एक पर्टिकुलर प्रेशर पर इन्हें कंप्रेस करोगे और उसके बाद कूल करोगे टेम्परेचर पर, तो ये आपको अलग अलग फॉर्म में नज़र आएंगी। ठीक है, यहाँ से देखिए नाइट्रोजन सेपरेट हो गया। ओके, देन देयर आफ्टर यहाँ पर ये जो एड्जॉर्बर है उसका इस्तेमाल करते हैं आर्गन को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन का होता है -191 डिग्री सेल्सियस एंड करीब करीब ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑक्सीजन और आर्गन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वो लगभग इक्वल होता है, इसीलिए इस एड्जॉर्बर का इस्तेमाल करना पड़ता है ऑक्सीजन और आर्गन को अलग करने के लिए। उसके बाद आपको देख रहे होंगे कि लिक्विफाइड फॉर्म में करीब करीब -185 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन लिक्विफाई किया जाता है, अलग किया जाता है। उसके बाद इसे एक क्रायोजेनिक टैंक में डाला जाता है, क्रायोजेनिक टैंक से इसको क्रायोजेनिक टैंकर में डाला जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है जिसको क्रायोजेनिक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं ऑक्सीजन बनाने की। और इसी तरह हमारे देश में ऑक्सीजन बनते हैं। करीब करीब हमारे देश में 500 ऐसे कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन बनाती हैं इस फंडे का इस्तेमाल कर कर। ठीक है, ये जो लिक्विड ऑक्सीजन होती है वो ब्लू कलर की होती है, बहुत ठंडी होती है। क्रायोजेनिक का मतलब ही होता है बहुत ठंडा। ये क्रायोजेनिक गैस होती है जिसकी टेम्परेचर करीब करीब 183 होती है, 183 से 185, और इनको स्पेशल सिलेंडर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, स्पेशल टैंकर में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी टैंकर में उठाकर ट्रांसपोर्ट कर दिए। इसके अलावा एक तरीका और है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में, क्लास 9-10 में ये पढ़ते हैं। इनमें हम लोग पानी में इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अलग करते हैं। तो ये भी एक तरीका है, आप लोग को पता होगा। H2O जो पानी होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलकर बनता है। लेकिन दिक्कत क्या है, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि करीब करीब 10 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में सिर्फ और सिर्फ 10 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को पानी में सांस लेने में दिक्कत होती है। आप ज़्यादा देर तक पानी में अपने आप को नहीं रख सकते, वरना एक बात सिंपल सी है कि अगर पानी में ऑक्सीजन है तो इंसान को सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि 10 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में सिर्फ 10 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ही होते हैं। इसीलिए हम लोगों के लिए पानी में सांस लेने में दिक्कत होती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस भी एक तरीका है ऑक्सीजन बनाने का, मगर दिक्कत यह है कि इससे ऑक्सीजन बहुत कम बनती है। आप खुद सोचिए, 10 मिलियन मॉलिक्यूल में अगर 10 निकल कर आए तो ये तो ऊँट के मुंह में जीरा हो गया ना। लेकिन ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा हो चाहे आपका कुछ भी हो, अब ज़रूरत है तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, अब एक सवाल उठता है कि हिंदुस्तान में ऑक्सीजन बनाता कौन है सबसे ज़्यादा? अगर हिंदुस्तान में किसी कंपनी ने कोई कंपनी ऑक्सीजन बनाती है तो वो है आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट लिमिटेड, करीब करीब 2000 टन ऑक्सीजन की डेली बनाती है। एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड, भगवती ऑक्सीजन लिमिटेड, गगन गैसेस लिमिटेड, लाइंडी इंडिया लिमिटेड, रिफेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड। तो ये हिंदुस्तान की कुछ कंपनियां हैं जो कि ऑक्सीजन बनाती हैं, जिनके ऊपर दारोमदार है, जो मेनली हिंदुस्तान में ऑक्सीजन बनाने की जिम्मेदारियां लेकर चलती हैं। वैसे तो हिंदुस्तान में करीब करीब 500 कंपनियां हैं, मगर इनका कोटा सबसे ज़्यादा है हिंदुस्तान में ऑक्सीजन के प्रोडक्शन का। अब देखिए, मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहता हूं, बड़े बेसिक नॉलेज हैं जो मैंने नहीं, दिल्ली में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने बताए हैं, डॉक्टर एक्सपर्ट्स ने बताए हैं कि ऑक्सीजन जो अस्पतालों में दिया जाता है उसके 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है फेस मास्क ऑक्सीजन। आपने देखा होगा फिल्मों में फेस मास्क लगा दिया जाता है। यहाँ पर जब ये फेस मास्क ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें करीब करीब 5 से 6 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की रफ्तार होती है। मतलब कि अगर किसी पेशेंट को यह फेस मास्क ऑक्सीजन दिया जाता है तो करीब करीब 1 मिनट में 5 से 6 लीटर ऑक्सीजन की खपत होती है। वहीं जब वेंटिलेटर मास्क लगाया जाता है तो 25 से 30 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। मतलब 25 से 30 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की खपत होती है। वहीं पर एक टेक्निक और है जिसको हम लोग कहते हैं HFNO, ठीक है, जिसमें नोजल का इस्तेमाल करते हैं, नोजल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर 45 से 50 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की खपत होती है। तो ये 3 तरीके होते हैं अस्पतालों में
ऑक्सीजन देने के डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि कोविड के पेशेंट को करीब करीब 50 से लेकर 60 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, जो कि इससे पहले किसी बीमारी में नहीं पड़ती थी, जब तक कोई बहुत सीरियस कंडीशन ना हो जाए। तो कभी डॉक्टरों को ऐसा लगा ही नहीं था कि ऐसा कोई बीमारी आएगी। या 2020 का अगर आप कोविड-19 उठाकर देख लें, उस वक्त जितने भी कोविड के पेशेंट थे उनको इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, तो ऑक्सीजन की खपत ज़्यादा नहीं थी, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं हुई। अब देखिए दिक्कत क्या आती है। अब एक सवाल है कि क्या हिंदुस्तान के हर हिस्से में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी है? तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान का ये जो ईस्टर्न इलाका है ना, यहां पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है। लाइक झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। मैं कारण बताता हूं ऐसा क्यों। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान का जो मिनरल सेटअप है, हिंदुस्तान में जो मिनरल्स की बेल्ट है, वो यहीं पर आपको मिलती है। यहाँ पर आपको आयरन स्टील के प्लांट मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको बॉक्साइट का प्लांट मिल जाएगा, यहाँ पर आपको तरह तरह के प्लांट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है। मेनली आपको ऑक्सीजन की कमी मिलेगी कहाँ पर? दिल्ली में, मुंबई में, यहाँ पर सबसे अधिक कोविड के पेशेंट भी आ रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है। कारण क्या है? कारण ये है कि दिल्ली में एक भी ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट नहीं है। महाराष्ट्र, मुंबई में आप कह सकते हैं कि मिनी थोड़े बहुत रिक्वायरमेंट के लिए ऑक्सीजन के प्रोडक्शन प्लांट है। तो मेन दिक्कत ये है कि अगर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड से महाराष्ट्र वगैरह ऑक्सीजन ट्रांसफ़र भी किया जाए या दिल्ली ऑक्सीजन ट्रांसफ़र भी किया जाए तो बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स को यह काम दिया गया है कि वो एयरलिफ्ट कराएं। मैं कारण बताता हूं ऐसा क्यों। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, हिंदुस्तान की डेली कैपेसिटी है 6500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बनाने की। मैं हिंदुस्तान की पूरी कैपेसिटी की बात कर रहा हूं, हर इंडस्ट्री की मैं मिलाकर बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन फिलहाल कोविड-19 के दौरान, अभी जो फिलहाल हिंदुस्तान में कोविड-19 ने अपनी पूरी बॉडी पसारी है, 7200 मीट्रिक टन की ज़रूरत पड़ रही है डेली, ठीक है। अच्छा, शुरुआत में हिंदुस्तान को सिर्फ और सिर्फ 700 मीट्रिक टन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। 6500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हिंदुस्तान की क्षमता है, जिनमें से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 85% वो ऑक्सीजन किसको दिया जाता है? इंडस्ट्रियल इनपुट्स को, और 15% ये मेडिकल वालों को दिया जाता है, अस्पतालों को दिया जाता है। तो 6500 मीट्रिक टन में से 700 मीट्रिक टन करीब करीब डेली नीड थी मेडिकल ऑक्सीजन की, जो बढ़कर करीब करीब 5000 मीट्रिक टन हो गई है। आप समझ रहे हैं? 700 से लेकर 5000 बढ़ गई है मीट्रिक टन। डिमांड बढ़ गई, सप्लाई नहीं है, तो क्रंचेस तो होंगे ही होंगे। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि महाराष्ट्र में, दिल्ली में यहां पर ऑक्सीजन की कमी है। वहीं अगर आप ईस्टर्न इंडिया में चले जाएंगे, रौरकेला, हल्दिया स्टील प्लांट, यहां पर ऑक्सीजन के स्टॉक पड़े हुए हैं। अभी मैं आपको बताता हूं, कुछ दिन पहले यूपी के बनारस में एंड लखनऊ में बोकारो से, झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट से ऑक्सीजन आया है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के पास ऑक्सीजन है नहीं, उसको लिफ्ट कराने में दिक्कत हो रहा है। कारण बताता हूं वो भी। असल में क्या है कि ये जो क्रायोजेनिक टैंकर होते हैं, ये एक तरह के स्पेशल टैंकर होते हैं जिनमें ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन शिफ्ट कराया जाता है या ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। किसी भी नॉर्मल ट्रक में आप इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। ये दूध नहीं है जो किसी भी ट्रक में उठाकर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम तो ये है। आगे कुछ मुद्दे और हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और देखिए, ये जो ट्रक है, ये यूजुअली रात में नहीं चलती है क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, और इसकी जो स्पीड लिमिट है वो 40 किलोमीटर पर आवर है।
अब एक बात बताइए कि अगर मुझे कलकत्ता से मुंबई, जिसकी जो डिस्टेंस है करीब करीब 2000 किलोमीटर, करीब करीब 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस है, अगर मैं इसको, अगर मान लीजिए कि हल्दिया स्टील प्लांट जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ से मैं एक क्रायोजेनिक टैंकर ऑक्सीजन फुल करवाकर मुंबई को भेजूं, जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऊपर नहीं ट्रैवल करेगी। ये तो मैं बता रहा हूं अगर कांस्टेंट बीच में किसी भी तरह का अगर वो ना आए, ट्रैफिक ना आए, इसीलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रखा गया कि आगे 2 पुलिस की गाड़ियां हैं, बीच में टैंकर है, पीछे 2 पुलिस की गाड़ियां हैं, ताकि रास्ते में कोई ना आए। तो मान लीजिए 2000 किलोमीटर 40 मतलब करीब करीब मान रहे हैं 50 घंटे लग जाएंगे, 50 घंटे, 2 दिन से ज़्यादा, जो कि बहुत घातक साबित होगा उन लोगों के लिए जिनके लिए एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 घंटे की तो आप बात छोड़ दीजिए, ठीक है। ओके, आगे मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ बता देना चाहता हूं। हिंदुस्तान में करीब करीब आपके, जैसा कि मैंने बताया कि 500 फैक्ट्रियां हैं जो ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करती हैं एयर से, उसको प्यूरिफाई करती हैं, उसके बाद उसको लिक्विड में कन्वर्ट करती हैं, अस्पतालों में भेजती हैं। अब एक प्रॉब्लम और है कि जो बड़े अस्पताल हैं उनके पास खुद के टैंक होते हैं जिनमें ऑक्सीजन फिल किया जाता है। इन क्रायोजेनिक टैंकर्स में ऑक्सीजन लाकर बड़े बड़े अस्पतालों के टैंकर में फिल कर दिया जाता है, वहीं से ऑक्सीजन सप्लाई होती है, ठीक है, पेशेंट के बेड तक। लेकिन जो छोटे और टेम्परेरी अस्पताल हैं वहां पर ये ऑक्सीजन स्टील और एल्युमिनियम के सिलेंडर्स में आते हैं और करीब करीब 2 घंटे लग रहे हैं एक, जैसे जो सिलेंडर को फिलअप करने में। आप लोग देख रहे होंगे न्यूज़ में कतारें लगी पड़ी हैं, उन कतारों में लोग खड़े हैं ऑक्सीजन को भरवाने के लिए। एक ऑक्सीजन सिलेंडर भरने में करीब करीब 2 घंटे लगते हैं। 2 घंटे में आप समझ रहे हैं, 2 घंटे की वैल्यू आप समझ रहे हैं। जिस इंसान के लिए एक एक मिनट कीमती है, आप 2 घंटे की बात कर रहे हैं, 120 मिनट की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत घातक चीज़ है ये। तो ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के पास क्षमता नहीं है, बस दिक्कत यह है कि हिंदुस्तान में जो सरकार थी, या हम लोगों ने भी कभी नहीं सोचा था कि वो जनवरी तक तो हम लोगों को लगा था कोरोना ख़त्म हो गया, फिर लोग सड़कों पर उतरे, लोगों ने जमकर आपका लोगों के घर जाना शुरू किया, सोशल गैदरिंग करना शुरू किया, तो लोगों को ये लगा था कोरोना चला गया। लोगों ने सैनिटाइजर उठाकर डिब्बे में डाल दिया, मास्क लगाकर घूमते नहीं थे। अभी भी हिंदुस्तान में आपको लोग मिलेंगे जो मास्क नहीं लगाते थे, अभी भी नहीं लगाएंगे, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता जब तक उनके घर में कोई ना जाए। तो सरकार की गलती तो है कि सरकार ने किसी भी तरह का इमरजेंसी प्लान नहीं बनाया, लेकिन गलती हिंदुस्तान के लोगों की भी है, हमारी गलती भी है कि हम लोगों ने कोरोना को बहुत ढिलाई किया, कोरोना के साथ बहुत ढिलाई की। अब मैं आप लोगों को जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं। पहला सवाल यह है कि नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए बॉडी में। तो बॉडी में 75 से लेकर 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी अगर ब्लड में ऑक्सीजन है तो वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन अगर वो 60 mmHg से कम हो जाए तो फिर ये खतरे की घंटी है, ठीक है, तब आपको मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो 75 से 100 अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल है तो वो गुड है। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल होता है, आपके ब्लड में होता है, आपके हीमोग्लोबिन में होता है, ब्लड में। तो मेनली आपका 75 से 100 जो होता है वो नॉर्मल होता है। 60 या 60 के बिलो आ जाए तो मान लो खतरे की घंटी बज गई है, अब मेडिकल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ऑक्सीजन किस तरह ब्रीथिंग स्पीड से रिलेटेड होता है। देखिए, हम जो ब्रीथ करते हैं तो जब सांस लेते हैं तो करीब करीब 12 से 20 टाइम पर मिनट एक हेल्दी इंसान, एक हेल्दी यूथ सांस ले सकता है, लेकिन इसकी करेक्ट रेट बताई गई है 6 से लेकर 8 टाइम पर मिनट, कि आप 1 मिनट में 6 से 8 बार सांस लें। आप पूरी सांस लें, आप गहरी सांस लें, ताकि आपके पूरे लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचे, अदरवाइज दिक्कत होगी। अगर आप 12 से 20 टाइम पर मिनट सांस ले रहे हैं तो आपके लंग्स तक पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, फिर आपको दिक्कत होगी। तो 6 से लेकर 8 टाइम पर मिनट भरपूर सांस लें। सांस आपकी है, पैसा नहीं चुकाना पड़ रहा है आपको, तो भरपूर सांस लें। अच्छा, ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी में डिक्रीज कैसे करता है। देखिए, वो कंडीशन जिस कंडीशन में आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज करता है उसे कहते हैं हाइपोजेमिया, और कई सारे कारण होते हैं। पहला, जब हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन हो तो आपको ऑक्सीजन
मतलब सांस अंदर लेने में दिक्कत होती है। दिक्कत ये होती है कि ऑक्सीजन की मात्रा एयर में बहुत कम हो जाती है, फिर पॉल्यूटेड ही चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर जाती हैं। अगर आपका लंग्स कमज़ोर है, जैसे कोविड-19 के वक्त लोगों का लंग्स कमज़ोर हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और सांस लेने में दिक्कत होगी तो आपके ब्लड तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा, ब्लड तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो फिर आपको दिक्कतें आएंगी। अच्छा, ऑक्सीजन लेवल बेटर रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो यार, हमेशा ना सरकार के भरोसे मत रहो। बहुत सारी गलतियां हमारी भी हैं। हम लोगों ने अपनी दिनचर्या की एक कर दी है, लगा दी हम लोगों ने अपनी दिनचर्या की, ठीक है। अगर आप आज से 100 साल पहले जाएंगे तो लोग योगा करते थे, मेडिटेशन करते थे, वर्जिश करते थे। आज के दौर में सिर्फ से लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। वही बस एक्सरसाइज है जो है। पहली चीज़ कि आपको फ्रेश एयर में सांस लेना शुरू करना होगा। जल्दी उठें, जल्दी उठकर आप अपने घर में ही एक छत पर जाएं, बालकनी में जाएं, ठीक है। ऐसे तो आवारागर्दी करने लोग घरों से बाहर निकल जाते हैं, दोस्ती यारी करने, फैकटबाजी करने। तो थोड़ा यार सुबह सुबह 4 बजे निकल जाओ, जब कोई ना हो, जाओ बाहर से घूम कर आओ। हाँ, लॉकडाउन है तो मत जाना वरना मार पड़ेगी, ठीक है। अपने बालकनी के डोर्स को ओपन रखें। क्यों हर चीज़ बंद करके रखनी है? क्यों इतनी प्रिवेसी की ज़रूरत है? कम से कम 2-3 घंटे घर को खुला रखो आप, ताकि फ्रेश ऑक्सीजन आपके घर के अंदर आए, फ्रेश एयर आपके घर के अंदर आए। बालकनी में बैठने की आदत डालिए, ठीक है। महबूब के नाम पर एक खत लिखिए। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो कोई बात नहीं, एक चाय का कप पकड़िए, बालकनी में बैठिए और सुबह सुबह अपने गम को याद कीजिए, गम मनाइए लेकिन ऑक्सीजन लीजिए। पार्क में जाइए, अदर ग्रीन एरिया में। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जमकर पानी पियो यार, क्योंकि हमारे जो लंग्स होते हैं ना, उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है ताकि आसानी से ऑक्सीजन को ब्लड तक डिलीवर किया जा सके और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा सके। तो जितना पानी पी सकते हो पियो। घर में ही रहना है, बार बार चले जाना कोई दिक्कत की बात नहीं। आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि हमारी बॉडी करीब करीब 400 मिलीलीटर ऑफ वाटर पानी सोक करती है हर दिन। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना पानी पियो। अगर अस्पताल नहीं जाना है तो आज नहीं कभी भी, ठीक है। आयरन जिन खानों में हो उनको जम कर लो, क्योंकि जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है रेड ब्लड सेल में, उसके लिए ऑक्सीजन की, आयरन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास आयरन नहीं है, आपकी बॉडी में आयरन नहीं है, तो आप टायर्ड फील करेंगे। टायर्ड फील करेंगे तो जोर जोर से सांसें लेंगे, जोर जोर से सांसें लेंगे, लंग्स में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो दिक्कत होगी, ठीक है। और उसके लिए वेजिटेबल्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, अंडा खाइए, चिकन, फिश, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, देखो कुछ भी खरीद कर लाओ, पहले उसको धो। 2020 में तो इंसान की हालत ख़राब हो जाती थी, घर के अंदर आता था तो सब कुछ सैनिटाइज कर देता था। 2021 आते आते लोगों का दिमाग से सब कुछ निकल गया, और यही कारण है कोविड बढ़ने का। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक्सरसाइज करो, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल की ज़रूरत पड़ेगी, इंक्रीज होगी। तो आपको अगर अस्पताल नहीं जाना है तो आप लोगों को पुराने दिनचर्या में वापस आना पड़ेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, और हाँ, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और सैनिटाइज़र भी यूज़ करो यार, इसकी ज़रूरत अभी नहीं, मैं तो कहता हूँ मरते दम तक आप सैनिटाइज़र यूज़ करो। सैनिटाइज़र का काम ये थोड़ी ना होता है कोविड-19 में। सैनिटाइज़र का काम होता है आपकी बॉडी में जो कीटाणु होते हैं उनको ख़त्म करना। तो अगर आपकी बॉडी में कीटाणु हैं तो कोविड-19 क्या हो सकता है, आने वाले समय में कोई और बीमारी आ जाए। तो इसीलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने आप को साफ रखो, अपने आप को सेफ रखो, अपने वातावरण को सेफ रखो। थैंक यू सो मच। हेल्दी रहो, सेफ रहो।